हाँ, दो निकले हैं, तीन पे लिखना है। पेपर और लगाओ, और पेपर लगाओ, तीन ही लगाए थे क्या? बहुत लगाया है। कहाँ बहुत लगाया है? देखो 1 2 3 4 निकला है, 2 पेज और है लगे हैं अपने पेपर। देखो देखो मशीन देखो, मशीन कुछ जाओ जल्दी देखो, निकल कट पे आएगा, जबरदस्ती कट के आएगा। बाकी सब आए 6 में 4 सही है, बाकी कट के आएंगे। हम क्या करें, हम कुछ किए हमको ये देखो ये सही आए हैं। हाँ, अटेंडेंस चैट बॉक्स में फिर से दे दीजिएगा, हो सकता है कुछ लोगों की छूट गई हो। अटेंडेंस आप लोग दे दीजिएगा फिर से। एक बार आप लोग भी स्टूडेंट्स चेक कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉक्सी हो तो बताइएगा, वो चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। वैसे तो आई थिंक अब कोई नहीं है। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अविनाश का देखना है कि नहीं सिस्टम? अविनाश के होगा तो अविनाश पे कर लेना। नहीं, अगर उसके पे स्कैनर है तो उस पे कर देना, तो हम आके कर देंगे फिर आगे। एक्चुअली वो मेरा लैपटॉप आज चार्ज नहीं है ना, तो इसी वजह से सेटिंग्स गड़बड़ हो गई इसमें। अदरवाइज तो कोई चैट बॉक्स में चैट कर ही नहीं पाता। जैसे डॉक्यूमेंट आप सर देते आज हैं। सर लगभग क्लासेस में सर ऐसा ही हुआ है, मतलब मॉर्निंग की क्लास है सर, केमिस्ट्री वाले सर से लेके हर एक क्लास में सर ऐसा ही हो रहा है। और बस सर ममता मैम एकदम नहीं आ बिल्कुल रोल पाते हैं। नंबर तक, रोल नंबर तक ऐसा इसीलिए कैसे हो सकता है, सेम रहता है। आपके क्लास का ही कोई होगा ना, इसी वजह से। अदरवाइज तो ट्रैक तुरंत हो जाता है, तो हम इसीलिए जिसके पास दो फोन है वही। चैट बॉक्स इसीलिए हम ऑफ करके रखते हैं। आज दूसरे लैपटॉप पे लॉगिन किया है इसीलिए। सर ट्रेस कैसे करते हैं सर इसको? ये ट्रेस नहीं हो पाता है जूम पे। इसकी रिपोर्ट जनरेट होकर के चली जाती है, हो सकता है वहीं जूम से ही ब्लॉक हो जाए डिवाइस। क्योंकि हमारे में वो रिपोर्ट बन के आता है, वो रिपोर्ट जैसे ही सबमिट कर देते हैं वो डिवाइस इंफॉर्मेशन डायरेक्ट इनके जूम के सर्वर पे चली जाती है। तो
ये नया फीचर जूम वालों ने किया है इसी तरह की एक्टिविटीज के लिए। तो ये तो सर वीपीएन का कोई काम नहीं रह जाता फिर? वीपीएन से कुछ नहीं हो सकता है। उस लेवल का हम लोग कुछ करते नहीं है ना उस लेवल पे कि हम लोग इतना जो है नेटवर्क एड्रेस वगैरह नोट करके या ये सब करें, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर्स रखने पड़ेंगे। तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहती उतनी किसी को भी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और ओपन के। आपके कुछ डाउट्स हो तो वो बता दीजिए, हम ओपन कर लेते हैं। क्योंकि अभी ये जो सेकंड यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं बीजेटी, इसमें थोड़ा सा और हो जाए तो कुछ सॉल्व कर लेंगे इसकी भी एक दो प्रॉब्लम्स। क्योंकि बीजेटी और मॉसफेट वाली जो यूनिट है इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो उसमें कुछ भी इतना डिटेल में नहीं जाना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। उसमें मेनली थ्योरी होगी। तो थ्योरी जैसे जैसे कंप्लीट होती जाएगी आपके क्वेश्चंस वगैरह सब कवर होते जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके तो क्वेश्चन आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। क्वेश्चन ये हम लोगों ने सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में इस रेजिस्टेंस की बजाय यहाँ पर एक कैपेसिटेंस लग जाए तब क्या होगा? बताइए। कुछ स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में कि अगर यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है यहाँ सर पर डिफरेंशिएटर वाला केस है सर। differentiator वाला स्ट्राइक कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सर वो इंटीग्रेटर में वो चेंज हो जाता है ना सर। सर यहाँ पे तो इंटीग्रेटर चेंज होगा सर, क्योंकि आरएफ सर इंटीग्रेटर में होगा उधर। यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये कैपेसिटर ग्राउंडेड है। इसमें एसी और डीसी के लिए अलग अलग होगा ना सर? तो सर अगर कैपेसिटर ग्राउंडेड है तो सर उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी फिर? फिल्टर की तरह यूज। इसमें इंटीग्रेटर जैसा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर जब हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक, हम इनपुट लगा रहे हैं एसी सप्लाई, तो इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पर से जो करंट होगी अल्टरनेटिंग करंट होगी और ये कैपेसिटर उसके लिए एज अ शॉर्ट सर्किट वर्क करेगा। सर जीरो हो जाएगा। और जीरो हो इसका जाएगा सर। हाँ रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस कैपेसिटर को कर देंगे रिमूव। ठीक, एंड अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये डायरेक्ट इस तरह से ग्राउंड से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये इस तरह से शॉर्ट सर्किट होगा तो इट मीन्स इस नोड पर कितना वोल्टेज है? 0 वोल्ट। और इस नोड पर वर्चुअल ग्राउंड की वजह से कितना वोल्टेज है? 0 वोल्ट। जीरो 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। तो इट मीन्स ये टर्मिनल और ये टर्मिनल एक ही पोटेंशियल पे है।
तो इस रेजिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। अब जी ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा इस तरह से ऐसे। तो उस केस में फीडबैक में सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस ये R3 वर्क करेगा। तो जैसे इस केस में ये दो रेजिस्टेंसेस फीडबैक में वर्क कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो RF इक्वल्स टू सिर्फ R3 हो जाएगा। रेस्ट हमारी एनालिसिस सेम पहले जैसी रहेगी, यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो -RF/R1 होगा गेन, तो ये हो जाएगा -R3/R1। ठीक, ये वोल्टेज गेन हो जाएगा AB, V आउटपुट अपॉन V इनपुट। ठीक, इनकेस अगर कोई क्वेश्चन आता है ऐसा तो बाकी तो हम लोगों ने ये सब क्वेश्चंस कर रखे हैं। ये तो CMRR बेस्ड है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अच्छा है तो क्वेश्चन ये देखिए, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए मिल गया। ठीक, एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, उस केस में फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ R3 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वोल्टेज गेन आपका ये आ जाएगा। सर ये बॉलस्टेड वाली बुक है? नहीं, ये वो संजय शर्मा वाली बुक है। कैसे? एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि रियलाइज अ सर्किट टू ऑब्टेन V0 दिया हुआ है कि आउटपुट वोल्टेज ये आना चाहिए। अब आपको सर्किट डिज़ाइन करना है, तो इन दिस केस हम क्या करते हैं, आउटपुट एक्सप्रेशन नोट कर लेते हैं कि क्या आउटपुट एक्सप्रेशन है। यहाँ पर से हम ये जो वैल्यूज़ हैं इसको समिंग वाला, गिवन, हाँ समिंग वाला गिवन इक्वेशन में से कंपेयर करते हैं इसको। तो V1 वाला V1 से कंपेयर हो जाएगा, V2 वाला V2 से, V3 वाला V3 से, इस तरह से कंपैरिजन कर देते हैं। तो कंपैरिजन में क्या होगा, V1 तो कॉमन है, RF/R1 की वैल्यू क्या होगी, ये RF/R1 2, RF/R2 3, RF/R3 4। तो ये वैल्यूज़ हमें इस तरह से मिल जाती हैं। अगर हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेशन गिवन है एंड सर्किट डिज़ाइन कर, तो ये कंपैरिजन करके हमें ये मिल गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो अपने अकॉर्डिंग फिर पुट करते हैं, सो दैट की जो रेशियो है वो हमें उसी तरह से मिल जाए। अब जैसे कि यहाँ पर यूज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एज 10 किलो ओम मिनिमम वैल्यू दी हुई है, तो हमने क्या किया, R3 विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 किलो ओम। तो R3 को यहाँ अज्यूम कर लिया 10 किलो ओम, तो RF क्या हो जाएगा, 40 किलो ओम हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम अजम्पशन करके वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। सर R3 को सबसे कम क्यों माना है? किसी को भी कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसको कम मान रहे हैं। ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं, बस हमें ये ध्यान देना होगा कि रेस्ट जो भी रेजिस्टेंसेस होंगे उनकी वैल्यू 10 किलो ओम से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अज्यूम किसी को भी कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये अजम्पशन दे दिया गया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को 10 किलो ओम ले लेंगे जिसके अक्रॉस वोल्टेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बता रहे हैं कि आप अगर किसी और में लेंगे तो माइट बी की वैल्यूज़ कुछ कम आ जाएंगी, किसी में इसके अक्रॉस लेंगे तो वैल्यूज़ आपको फिर अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। 40/3 रखेंगे, 40/2 रखेंगे, हो जाएंगी वैल्यूज़। लाइक जैसे हम, चलिए आपकी बात मान लेते हैं और यहाँ पर हम R1 की वैल्यू को 10 मान लेते हैं, तो RF/R1 इक्वल्स टू 2 है, और हमने R1 की वैल्यू को अगर 10 मान लिया तो RF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक,
अब इस 20 की वैल्यू को हम अगर इसमें रखते हैं तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, 20/3। अब ये R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 पॉइंट समथिंग आएगी। तो 6.66 इट मीन्स अब देखिए 0.66। रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम से कम हो गई, जबकि हमें ये दिया था कि मिनिमम वैल्यू 10 किलो ओम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम R1 की वैल्यू को 10 किलो ओम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें हाईएस्ट वोल्टेज होगा उसके अक्रॉस ले लेंगे, तो आपका ये अजम्पशन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इस तरह का होता नहीं है कुछ भी, ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो बताना मजबूरी है। ऐसे ये देखिए, ये भी सर्किट उसी पर है, समिंग एम्पलीफायर पे, डिजाइन एंड एडर सर्किट यूजिंग ऑप एम्प टू गेट आउटपुट एक्सप्रेशन एज अंडर, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो करना क्या है, सिर्फ हमें यही करना है कि जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, ये जो हम लोगों ने पढ़ रखा है समिंग एम्पलीफायर के लिए, उसको जस्ट इससे कंपेयर कर देना है। वोल्टेजेस V1 V2 V3 कॉमन रहेंगे, और जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो इस रेशियो की वैल्यू हो जाएगी, RF/R1 या RF/R2 या RF/R3 की। तो फर्स्ट केस में तो RF/R1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको जब हम कंपेयर करेंगे इस वाले टर्म को इससे, तो RF/R1 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि RF इज इक्वल्स टू R1, ठीक है। अब RF की वैल्यू क्योंकि गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, R1 की वैल्यू सिंपली 100 किलो ओम हो गई। अब इसके बाद बाकी वैल्यूज़ जब हम कंपेयर करेंगे तो RF की वैल्यू रखते चले जाएंगे, वैल्यूज़ निकल जाएंगी। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, तो सिंपल डिज़ाइन हो गया। अब अगर हम इस सर्किट को बनाना चाहें तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, माइनस प्लस, प्लस टर्मिनल होता है ग्राउंड, और माइनस टर्मिनल पे हमारे पास में 3 इनपुट्स होंगे along with 3 resistances 1 2 3, ठीक। और यहाँ से फीडबैक रेजिस्टेंस होगा RF। तो ये वैल्यू हो गई 100 किलो ओम की, ये गिवन था। V1 V2 V3 ये वैल्यूज हम लिख देंगे, V1 V2 V3, R1 R2 R3 की वैल्यूज हमने निकाल ली है। V1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 100 किलो ओम, इसके अक्रॉस 10 किलो ओम, इसके अक्रॉस 1 किलो ओम। तो अब यहाँ ये जो सर्किट है हमारे पास में, इस सर्किट में हमें सारे पैरामीटर्स पता चल गए, और जहाँ पर भी ये डिज़ाइन सर्किट की बात आती है वहाँ पर हम यही सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट हमें करना होता है। इसी चीज़ को डिज़ाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, रेस्ट क्वेश्चंस तो सारे इजी ही हैं। ठीक है, तो इस तो क्वेश्चन सब ठीक हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। हम इस शीट को शेयर कर देंगे गूगल क्लासरूम में, आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक, अब आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछिए। ये कहाँ पर देखा डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर? प्रांजल अनम्यूट करिए। सर ओपैम की डेफिनेशन में था। ओपैम्प की डेफिनेशन बुक में देखा? वॉलस्ट्रेट यस सर। सर बुक में था या फिर ऐसे ही कहीं मतलब पढ़ाया था तो उसमें यही दे रखा था कि ऑम्प एम्पलीफायर इज अ हाई गेन डीसी एम्पलीफायर, तो डीसी में उसमें ब्रैकेट में दे रखा था डायरेक्ट कपल्ड। हाँ सर, वो नोट्स में था, जो आपने नोट शेयर करे थे यस उसमें सर। था। अच्छा तो अच्छा। सर मतलब नहीं समझ में आया था। अरे डायरेक्ट कपल्ड का सिर्फ इतना मतलब है कि डायरेक्टली ये समझ लीजिए कि सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है, ठीक है। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डीप में कुछ इसका मीनिंग अभी नहीं है, उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट कपल्ड से। और कोई क्वेरी? सर ये जो वीसीसी होते हैं और ये वीई होते हैं, ये क्या होते हैं सर? ये वोल्टेज सप्लाईज हैं, इनके नेम्स दिए गए हैं वीसीसी और वीई नाम से, और कुछ नहीं है, सिर्फ सप्लाई वोल्टेजेस के नेम दिए गए हैं। जैसे कलेक्टर पे लगा देते हैं जो इनपुट, तो उसको वीसीसी बोल देते हैं अगर ये कलेक्टर टर्मिनल पे लगा हुआ है। ऐसे ही जो बीजेटी है, इसमें अगर हम एमीटर टर्मिनल पे वोल्टेज लगा रहे हैं तो उसको वीईई बोल देते हैं। तो बस नेम कन्वेंशंस लिए गए हैं, नेमिंग्स की गई हैं बस। तो सर एक को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और एक को नेगेटिव। क्योंकि जब हम सर्किट सॉल्व करते हैं, ठीक, ये हो गया हमारे पास में कलेक्टर, बेस और एमिटर, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं माइनस वीईई कनेक्शन, ठीक है, और इसको कह देते हैं प्लस वीसीसी। यही तो देखा होगा आप लोगों ने, यस इसी के सर। लिए पूछ रहे हो। तो होता क्या है कि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, कलेक्टर, एमिटर और बेस, तो हम क्या करते हैं, इस तरफ जो वोल्टेज कनेक्ट करते हैं तो वो इस तरह का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इस पर जो एन टाइप पर जो वोल्टेज जा रहा है, ये क्या जा रहा है, नेगेटिव सप्लाई जा रही है। और नेगेटिव सप्लाई कितनी जा रही है, हम इसका इस बैटरी का नेम दे देते हैं वीईई, सो दैट कि हमें ये पता लगे कि ये एमीटर से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका जो पोटेंशियल होता है वो माइनस वीईई होता है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं इन केस ऑफ जब हम इसे एक्टिव मोड में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो प्लस टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, इस कलेक्टर टर्मिनल पे, यानी यहाँ पर कितना वोल्टेज है, प्लस, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं वीसीसी।
इसलिए इसको कहते हैं प्लस VCC, इस टर्मिनल को कह देते हैं माइनस VEE। ठीक है, यस ठीक। अच्छा आप लोगों ने एक चीज़ तो स्टडी की होगी कि हम लोग जैसे ये एम्पलीफायर्स आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक, इसका गेन मान लीजिए निकाल लिया A1, ऐसे ही हम अगला एम्पलीफायर भी कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक, इसका गेन कुछ, इसका भी गेन होता है A2, और इस तरह से हम निकालते हैं आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट मान लीजिए निकालते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं 2 स्टेज 3 स्टेज वाले। तो अगर हम ये देखें कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक ओप एम्प है A1 गेन का, उसके बाद में दूसरा ओप एम्प है A2 गेन का, और तीसरा भी ओप एम्प मान लीजिए लगा हुआ है और उसका गेन है A3, और ये V आउटपुट है और ये V इनपुट, V आउटपुट। ठीक, तो हम लोग जब भी V आउटपुट कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज निकालते हैं। ये वोल्टेज कितना हो जाता है, A इंटू VI। ठीक, इसे हम मान लीजिए कह देते हैं V01। ऐसे ही जो V02 होगा, V02 की वैल्यू कितनी होगी, A2 मल्टीप्लाइड बाई, ये इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है यानी V01, या इसको हम लिख सकते हैं A2 मल्टीप्लाइड बाई ये V01 की वैल्यू कितनी, A1 VI। ठीक, ऐसे ही अगर हम V0 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो V0 की वैल्यू कितनी आएगी, A3 मल्टीप्लाइड बाई V02, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A3 मल्टीप्लाइड बाई V02 की वैल्यू कितनी है, ये A2 मल्टीप्लाइड बाई A1 और मल्टीप्लाइड बाई VI। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें V आउटपुट अपॉन VI कितना आ रहा है, तो इट विल कम A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक से ज़्यादा स्टेज में ओप एम्प को यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में क्या है, अगर हम इसको एक बॉक्स में बंद कर दें, अंदर कुछ भी लगा हुआ है, मान लो 3 स्टेज लगी हुई, तो इस पूरे इस बॉक्स का ओवरऑल गेन कितना होगा, A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A3। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्या बताना चाह रहे हैं हम। अगर एक से ज़्यादा ओप एम्प सीरीज़ में इस तरह से कनेक्टेड होंगे तो उनके जो गेन्स होते हैं वो इंडिविजुअल गेन्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। ठीक है, तो यहीं पे अब क्लास एंड कर रहे हैं। सर तो तीनों का सर अलग अलग कैलकुलेट करना होगा या फिर दिया होगा सर पहले से। ये हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अच्छा सर। ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है अगर हम एम्पलीफायर्स के केस में देखते हैं तो। हाँ बताइए शिवेश। सर ये सीरीज वाला कनेक्शन कहलाता है ना सर। हाँ, ये सीरीज कनेक्शन या कैस्केड सर अगर कनेक्शन भी बोलते हैं। पैरेलल का भी इसमें केस होता है सर। हाँ, पैरेलल का भी केस होता है। पैरेलल के केस में ये गेन्स ऐड होते हैं। ओके सर। ठीक है, अगर मान लो हम 2 गेन्स को, मान लो एक गेन A1 है
और एक गेन है हमारे पास में A2, और इनको अगर हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे, ये आपके में आएगा नहीं लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, तो पैरेलल कनेक्शन में जो ओवरऑल आता है वो A1 प्लस A2 आता है। मतलब ये पैरेलली किस तरह से कनेक्टेड हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि दोनों एडिटिव नेचर में है या सब्ट्रैक्टिव। तो ये प्लस माइनस दोनों ही केस हो सकते हैं। मतलब कि हो सकता है एक का गेन माइनस में आ रहा हो, जैसे एक इन्वर्टिंग है तो माइनस RF/R1 एक का गेन होगा, और एक आपका नॉन इन्वर्टिंग है तो उसका 1 प्लस RF/R1 होगा। तो ये डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग। दोनों एडिटिव है तो ऐड हो जाएंगे, अगर दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन में सिंपली एडिशन होता है, और अगर सीरीज में है तो मल्टीप्लिकेशन होता है गेन्स का। क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप कर ले जाएंगे। अटेंडेंस सबने दे दी है चैट बॉक्स में? सर पिछले वाले में दी थी सर, इस वाले में नहीं दी है। दे दीजिए, इसमें भी दे दीजिए। ओके सर। सभी लोग दे दीजिए अटेंडेंस इसमें। बाकी लोग लेफ्ट कर दीजिए जिन्होंने अटेंडेंस मार्क कर दी है। हम क्लास अब इसके बाद एंड कर देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हम क्लास एंड कर रहे हैं।